सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोग और उन सबको गिनना। साल 2011 में भारत ने यही किया था, जो दुनिया के सबसे बड़े कामों में से एक था। लेकिन ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये आंकड़े हमें उस दौर के भारत की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये जनगणना आखिर होती क्या है। फिर देखेंगे भारत की उस 1.21 अरब की आबादी को। इसके बाद बात होगी साक्षरता यानी पढ़ाई लिखाई की, और समाज के कुछ ऐसे विरोधाभासों की जो इन आंकड़ों से सामने आए। और हाँ, सबसे आखिर में ये भी जानेंगे कि भाई ये सारे नंबर हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। आखिर ये जनगणना या सेंसस होती क्या है, और क्या ये भारत के लिए कोई नई बात है? तो देखिए, जनगणना का मतलब सिर्फ लोगों की गिनती करना नहीं होता, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दरअसल एक देश का सबसे बड़ा, सबसे डिटेल्ड वाला सर्वे होता है। इसमें हर एक इंसान से जुड़ी जानकारी इकट्ठी की जाती है, जैसे कि वो कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, उनकी उम्र क्या है, पढ़े लिखे हैं या नहीं, मतलब हर वो चीज जो देश की एक पूरी तस्वीर बना सके। और जैसा मैंने पूछा था, ये भारत के लिए कोई नई बात बिल्कुल नहीं है। इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं। पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। सोचिए, आजादी से भी कितना पहले। और 2011 में जो जनगणना हुई, वो तो आजाद भारत की 7वीं और कुल मिलाकर 15वीं जनगणना थी। अब जरा 2011 की जनगणना के स्केल को समझिए। इसका नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसे पूरा करने के लिए 640 जिलों और 6,40,000 से भी ज्यादा गांवों तक पहुंचना था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा और मुश्किल काम रहा होगा। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी उन नंबर्स पर जिन्होंने सबको चौंका दिया। क्या था वो सबसे बड़ा आंकड़ा जिसने 2011 में भारत की आबादी की कहानी बयां की? ये रहा वो नंबर, 121 करोड़, यानी 1.21 अरब। जी हाँ, 2011 में भारत की आबादी इतनी थी। ये नंबर ही अपने आप में भारत की विशालता बताने के लिए काफी है। अब ये आंकड़ा और भी बड़ा लगता है जब हम इसे पिछली जनगणना से मिलाते हैं। 2001 से 2011 के बीच, मतलब सिर्फ 10 सालों में, भारत की आबादी में 18 करोड़ से भी ज्यादा लोग जुड़ गए। पता है ये कितना है? ये दुनिया के कई बड़े देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। ये जो 1.21 अरब की आबादी है, ये पूरे देश में एक जैसी नहीं फैली है। कहीं बहुत ज्यादा तो कहीं बहुत कम। मिसाल के तौर पर, एक तरफ है उत्तर प्रदेश, जहां करीब 20 करोड़ लोग रहते थे, और दूसरी तरफ है सिक्किम, जहां की आबादी सिर्फ 6 लाख के आसपास थी। कितना बड़ा फर्क है ना? तो ये तो हुई आबादी की बात। लेकिन जैसा हमने कहा था, जनगणना सिर्फ गिनती नहीं है, ये हमें लोगों के बारे में और भी बहुत कुछ बताती है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी पहलू की, साक्षरता यानी लिटरेसी की। अब जब हम साक्षरता की बात करते हैं, तो पहले ये समझना जरूरी है कि जनगणना के हिसाब से साक्षर कहते किसे हैं। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जो 7 साल या उससे ज्यादा का है और किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाता है। सिर्फ नाम लिखना काफी नहीं है, समझकर पढ़ना और लिखना दोनों जरूरी हैं। तो 2011 में क्या स्थिति थी? देश की कुल साक्षरता दर थी करीब 74%। लेकिन जब हम इसे पुरुषों और महिलाओं में बांटकर देखते हैं, तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। पुरुषों की साक्षरता दर 82% से ज्यादा थी, वहीं महिलाओं की सिर्फ 65% के आसपास। ये जो बीच का गैप है, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा था। और ये कहानी सिर्फ पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतर तक ही सीमित नहीं थी। राज्यों के बीच भी जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ केरल था, जहां 94% लोग साक्षर थे, जो कि एक शानदार आंकड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार था, जहां ये दर सिर्फ 62% के करीब थी। ये दिखाता है कि विकास पूरे देश में एक समान नहीं था। चलिए, अभी अभी जो हमने बात की, उसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल। क्या आप बता सकते हैं कि 2011 में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? थोड़ा सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, वो था केरल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, अब तक हमने आबादी और पढ़ाई लिखाई की बात की। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं
और भारतीय समाज के कुछ ऐसे विरोधाभासों को देखते हैं जो इन आंकड़ों ने हमारे सामने रखे। सबसे पहली और बड़ी बात, 2011 में भारत असल में कहाँ बसता था? शहरों में या गांवों में? आंकड़े बताते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती थी। करीब 69% आबादी यानी 2/3 से भी ज्यादा लोग ग्रामीण इलाकों में रहते थे। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो बताता है कि देश की नीतियों का फोकस कहाँ होना चाहिए। अब एक ऐसे आंकड़े पर आते हैं जो बहुत ही जरूरी और चिंताजनक भी है। ये है लिंगानुपात, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 में कुल लिंगानुपात तो थोड़ा सुधरकर 943 हुआ, लेकिन जो सबसे परेशान करने वाली बात थी वो थी 0 से 6 साल के बच्चों का लिंगानुपात। ये घटकर सिर्फ 919 रह गया था। ये आंकड़ा एक बहुत ही गंभीर सामाजिक समस्या की तरफ इशारा कर रहा था। जनगणना हमें देश की धार्मिक बनावट के बारे में भी बताती है। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से देश में करीब 79.8% हिंदू, 14.2% मुस्लिम, 2.3% ईसाई, 1.7% सिख और बाकी अन्य धर्मों के लोग थे। ये आंकड़े भारत की विविधता को दिखाते हैं। एक और बड़ा अंतर हमें काम करने वाले लोगों की संख्या में दिखता है। 2011 में 53% से ज्यादा पुरुष वर्कफोर्स का हिस्सा थे। वहीं महिलाओं में ये आंकड़ा सिर्फ 25.5% था। मतलब पुरुषों के मुकाबले आधी से भी कम महिलाएं काम कर रही थीं। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक गैप है। तो अब तक हमने इतने सारे नंबर देखे, इतनी सारी बातें की, पर एक सवाल मन में जरूर आता होगा कि आखिर इतनी मेहनत करके ये सारे आंकड़े जुटाए क्यों जाते हैं? इनका असली इस्तेमाल क्या है? चलिए अब यही समझते हैं। देखिए, ये आंकड़े किसी भी सरकार के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। इन्हीं के आधार पर तय होता है कि कहाँ स्कूल, कहाँ अस्पताल बनाने हैं। केंद्र सरकार से राज्यों को कितना पैसा मिलेगा, ये भी इन्हीं आंकड़ों पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि आपके इलाके का सांसद या विधायक कौन होगा, यानी चुनाव क्षेत्रों का बंटवारा भी जनगणना के डेटा से ही होता है। ये रिसर्च और भविष्य की प्लानिंग के लिए भी बेहद जरूरी है। और इसीलिए 2011 की जनगणना का नारा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, एकदम सटीक था, क्योंकि ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये आने वाले कल की नींव रखने का एक तरीका है। आज को समझकर ही तो बेहतर कल की योजना बनाई जा सकती है। और यहीं पर हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। 2011 की जनगणना को अब 1 दशक से भी ज्यादा का समय हो चुका है। जरा सोचिए, इन सालों में भारत कितना बदल गया होगा। तो अब जब अगली जनगणना होगी तो वो भारत की कौन सी नई कहानी हमें सुनाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको जानना है।